स्टूडेंट्स, कल का जो टॉपिक था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, आई होप सबको समझ आ गया था। आज उसी के बाद से ही कंटिन्यू करते हैं। तो कल जो हम बात कर रहे थे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, टेस्टिस में स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है और उसके बाद वो जो स्पर्म फॉर्मेशन हुई थी वो किस किस हार्मोन की वजह से हुई या कौन कौन सी ग्लैंड उसमें कौन कौन सी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व थी। आई थिंक सबको सब चीज़ें क्लियर थी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। कल हम बार बार एक ही चीज़ के बारे में कर रहे थे कि जो टेस्टिस है वहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है जी, हो रही थी, चलो मान लिया। फिर हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी और वहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या कर रही थी, वहाँ पे वो जो मेल जर्म सेल थी तो वो आगे स्पर्म को बनाने में हेल्प कर रही थी। फिर उसके बाद आ गया था जी लेडिक सेल है। लेडिक सेल क्या कर रहा था, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बना रहा था। चलो कहानी समझ आ रही है कि हमारे पास क्या था कि टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मेल जर्म सेल था जहाँ से स्पर्म बन रहा था, लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाली साइड पे कौन था, लेडिक सेल आउटसाइड पे था। ऐसी बात करी थी, लेडिक सेल था। लेडिक सेल क्या कर रहा था, टेस्टोस्टेरोन, मतलब कि दूसरा नाम इसका क्या था, एंड्रोजन हार्मोन बना रहा था। करेक्ट है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगर है कुछ कंफ्यूजन तो आप क्या कीजिए, पहली वाली वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ तक की बात कल थी कि ये जो लेडिक सेल है इसने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना दिया, मींस एंड्रोजन बना दिया। इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की हेल्प से हमारे पास इसका काउंट बढ़ गया, यही चीजें थी। तो ये काउंट बढ़ गया, इसकी वजह से क्या होगा, अब ये स्पर्म बन गया है तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, ओवा के साथ इसका फ्यूजन होगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। करेक्ट है, यही चीजें थी। चलो ये चीजें तो हमने कल पढ़ ली थी। बात आ जाती है, कल से एक ही बात हो रही है कि स्पर्म बना, स्पर्म यहाँ से आया, स्पर्म वहां से वहां गया, स्पर्म वास्ट डिफरेंस के पास गया। आया कहाँ से, बना कैसे स्पर्म, आज इसकी बात करते हैं। मतलब कल मैंने बात की थी कि जो स्पर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गैमीट। मैंने कल बताया था कि किसी भी चीज का बनना, उसको हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जेनेसिस। मैंने ये बोला था। अब स्पर्म क्या है, एक गैमीट है, बना रहे हैं उसको, तो इसका मतलब ये क्या है, गैमेटोजेनेसिस। अब स्पर्म को बना रहे हैं इसलिए उसको क्या बोल देंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, स्पर्म की फॉर्मेशन। ठीक है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये इतनी सी बात हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस। इस पूरे प्रोसीजर को देखने वाले हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक सेल था जिसका नाम क्या था, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। प्राइमोर्डियल जर्म सेल। बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। अगर एक भी कंसेप्ट आपका रह गया तो आपको चीज क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है वो क्या करता है, सबसे पहले उस जर्म सेल को कन्वर्ट कर देता है एक स्पर्मेटोगोनियम नाम के सेल में। ठीक है, तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल यहाँ से कन्वर्ट हो गया स्पर्मेटोगोनियम में। मैंने बोला कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्राइमोर्डियल जर्म सेल थी, वो कन्वर्ट हो गई स्पर्मेटोगोनियम में, दैट्स इट। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको एक बार इरेज कर रही हूँ। इसके अलावा मैं क्या बात कर रही हूँ कि स्पर्मेटोगोनियम जो है, अब यहाँ से ना मुझे थोड़ा बैक जाना पड़ेगा। बैक कैसे जाना पड़ेगा, आपने +1 में बात देखी होगी, चैप्टर नंबर आई थिंक चैप्टर नंबर 8, 9, 10 चैप्टर होगा सेल डिवीजन नाम से। उसमें आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, एक माइटोसिस पढ़ा होगा, एक मियोसिस पढ़ा होगा। ठीक है, एक बार वहीं पे बात रोक रही हूँ मैं, पहले इसके बारे में बताना पड़ेगा तभी वो चीज समझ में आएगी। माइटोसिस और मियोसिस शायद आप लोगों को याद होगा, नहीं तो मैं रिपीट करती हूँ। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, और मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो माइटोसिस में क्या था, दिस वन इज पेरेंट सेल। मैंने इसको बोला कि ये एक पेरेंट सेल है
पेरेंट सेल से अगर एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन जाती है, दिस वन, मतलब क्या बन गया यहाँ पे, दो डॉटर सेल्स। अगर दो डॉटर सेल्स बन रही हैं, इसका मतलब क्या है, माइटोसिस हुई है। एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनी। पेरेंट सेल अगर मेरे पास यहाँ पे डिप्लॉयड था, मतलब डबल पेयर सेट ऑफ क्रोमोसोम था, मतलब डिप्लॉयड था, मींस अगर यहाँ पे 46 है तो यहाँ पे भी 46 ही रहा। ये भी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मींस जो पेरेंट सेल है, जब उसकी डिवीजन हुई, आगे जो भी डॉटर सेल बनी, मतलब ये नहीं होता कि अगर बेटी है तो डॉटर सेल बोलते हैं, बेटा है तो सन सेल बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसके आगे, मतलब जब भी ये सेल डिवाइड हुई, डिवाइड होके जो भी चीज यहाँ पे बनी है उसको हम डॉटर सेल बोलते हैं। तो अगर वो डॉटर सेल, उसका क्रोमोसोम नंबर जो है पेरेंट के सेम जैसा है बिल्कुल, मतलब ये डिवाइड हुई, डिवाइड होने के बाद दो में डिवाइड होने के बाद भी सेम सेम में जा रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ 46 है तो दैट इज 23 एंड 23, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर सेम जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि डिवीजन तो हुई, बट दैट डिवीजन इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। क्लियर माय पॉइंट? अब मैं बोल रही हूँ कि मियोसिस जो है उसको क्या बोलते हैं, जैसे ये एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल पहले दो में डिवाइड हुई, फिर ये दो में से चार बन गई, और यहां जो पेरेंट सेल था ये तो डिप्लॉयड था, जैसे ही ये डिवाइड हुआ ये एन बन गया और ये सारे एन बन गए। इसका मतलब क्या है कि जितनी यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम था उससे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वहां पे चला गया है। मतलब यहाँ पे अगर 46 था या यहाँ पे 40 था, मतलब व्हाटएवर जो भी था यहाँ पे, उसका हाफ आगे चला गया है, और इसको बोलेंगे मियोसिस। जैसे माइटोसिस था, कहानी सीधी खत्म होगी थी कि एक पेरेंट सेल है, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन गई है, और दोनों डॉटर सेल कैसी होंगी, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होगा। जैसे इसमें पेरेंट सेल में अगर डिप्लॉयड है तो उसमें भी डिप्लॉयड जाएगा। अब मैं इसमें बात ये कर रही हूँ कि यहाँ पे अगर 2n है तो वहां पे n और n जाएगा। वहां पे सिंगल स्टेज थी, यहाँ पे 2 स्टेजेस में आ गया मामला। मतलब जो इतना एरिया है, इतना एरिया, इसको क्या बोलेंगे, दैट इज मियोसिस 1, एंड इतना एरिया दैट इज मियोसिस 2। मैंने m से डिनोट कर दिया इसको। तो मियोसिस जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अगर आपके पास एक जो चीज है, एक पेरेंट सेल दो में डिवाइड हो जाती है, मतलब वो क्या थी, माइटोसिस थी। एक पेरेंट सेल पहले दो में डिवाइड हुई, फिर 2 से 4 में डिवाइड हुई, एंड वो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में भी बनी। ऐसा ना हो कहीं आप देखोगी एक जगह पे ऐसा हो रहा है कि भाई 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी, बट उस मैडम ने तो ये कहा था कि भाई वो तो मियोसिस है, वह तो माइटोसिस हो ही नहीं सकता। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी, और वो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड नजर आ रहा है आपको। डिप्लॉयड का मतलब होता है 2n, हैप्लॉयड मतलब n, मतलब डबल से हाफ पे आ रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 है। अदरवाइज मतलब अगर 2n से 2n नहीं है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब वो क्या है, माइटोसिस है। ठीक है, इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये माइटोसिस मियोसिस थोड़ा सा ध्यान में रखना। आई थिंक आप सबने इसका स्क्रीनशॉट या जो भी अपनी कॉपी पेन नोट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो ये देख लो, यहाँ पे मैंने ये ऐसा लिखा था, दैट्स इट, मियोसिस 1 एंड दिस इज मियोसिस 2। एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, मैंने जो बात पहले बोली थी, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनियम, मैं यहाँ से शुरू करूंगी फिर से। देखो क्या होता है, अभी हमने स्पर्म्स की फॉर्मेशन करनी है। मैंने ये बोला कि सबसे पहले हमारे पास प्राइमोर्डियल जर्म सेल है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये ट्रांसफॉर्म हो गया एक स्पर्मेटोगोनियम में। किसी को राइटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आई होप। स्पर्मेटोगोनियम क्या होता है, अब स्पर्मेटोगोनियम है, इसके बाद यहाँ पे क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, उसके बाद यहाँ पे क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद बनता है स्पर्मेटिड्स, एंड देन हमारे पास क्या बन जाते हैं लास्ट में, स्पर्म्स, जो कि हम बनाना चाह रहे थे। ठीक है, ये चीजें हुई हमारे पास। अब इसको हमें मतलब इससे तो याद करना बहुत इजी है कि पहले ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, दैट्स इट, है ना। दूसरी चीजें क्या है कि ब्लू मार्कर, ये देखो मेरे पास ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल है। ठीक है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल अब क्या होगा, ये ना मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, बट यहाँ पे सारी की सारी माइटोसिस चल रही है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन फेज है कि मल्टीप्लिकेशन फेज में मतलब पहले यहाँ से जो था ये एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल था, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, ये नीचे वाला आ गया हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम, दिस वन इज स्पर्मेटोगोनियम। उसके बाद इसका क्या चल रहा है, सारा का सारा एक माइटोसिस मल्टीप्लिकेशन चल रही है। मतलब अगर ये 2n है तो ये भी 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n है, 2n 2n 2n, ये सारे 2n है। मतलब डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है सबके पास, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने क्या बोला, एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल से पहले क्या बना, स्पर्मेटोगोनियम। ये मेरे पास है, इसका नाम है स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम इसका नाम है। स्पर्मेटोगोनियम ने मल्टीप्लाई कर दी, बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गई है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद, माइटोसिस होने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आ गया। अब बात पता है क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इतने सारे बन गए भाई साहब, काम एक ही करता है। पता है क्यों, क्योंकि इसमें से क्या होता है, कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ना आप में से कुछ बच्चे जैसे होंगे। जैसे क्या होगा, अभी आप लोगों को इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, लेकिन सारे के सारे इस वीडियो को देखेंगे तो नहीं, क्या करेंगे, कुछ सोचेंगे अच्छा आ गया ना, चलो भाई लेक्चर आ गया देख लो। ये उनमें से एक ये वाला है। ठीक है, वो बच्चे जो लिंक मिल गया है साथ ही साथ काम शुरू कर दो। ये वो बच्चे होंगे जो लिंक मिल गया ना, चलो बाद में देख लेंगे जब टाइम मिलेगा, अभी तो घर बैठे हैं, अभी हम क्या करेंगे, गेम्स खेलेंगे या कुछ भी करेंगे। ये वो बच्चे हैं, मतलब फ्यूचर के लिए डाल दिया इसको कि बाद में कर लेंगे, लिंक तो आ गया है, बाद में देखते रहेंगे। तो ये जो तीनों है स्पर्मेटोगोनियम, ये आलसी टाइप के, ये क्या करेंगे, रिजर्वोयर का काम करेंगे। रिजर्वोयर मतलब एक टाइप का सेफ, सेफ मतलब एक लोकर है। काम क्या करेंगे, फॉर फ्यूचर स्पर्म डेवलपमेंट, कि मैं बाद में देख लूंगा भाई, अभी तो मेरा मूड नहीं है स्पर्म बनाने का, अभी नहीं बनाऊंगा, मैं बाद में बनाऊंगा। ये कहता है मैं तो अभी बना लूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। ये भाई साहब है मेरे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ से मियोसिस शुरू कर देगा। मियोसिस शुरू की मतलब एक बारी तो 1 से 2 ही बनाएगा, ये यहाँ से इसने 1 से 2 बना दी, बट NN बना दिया। क्लियर है, मतलब यहाँ पे ये बन गया मियोसिस 1। ऊपर सारी माइटोसिस हुई थी, मतलब सारे 2n 2n थे, इसलिए ये मियोसिस 1 हो गई। यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब इनसे आगे क्या बन गया, ये आगे डिवाइड हो जाएगा। कलरफुल कर देती हूँ थोड़ा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब यहाँ पे क्या हो गई हमारे पास, मियोसिस 2। ठीक है जी, मियोसिस 2, यहाँ हमारे पास बन क्या गया, स्पर्मेटिड्स। ये लास्ट में स्पर्मेटिड्स बन गए। अब स्पर्मेटिड्स लास्ट चॉइस थी, माइटोसिस पूरा हो गया, मियोसिस पूरा हो गया। मियोसिस पूरा होने के बाद स्पर्मेटिड्स बन गए। स्पर्मेटिड्स क्या है, काइंड ऑफ, मतलब काइंड ऑफ मैं ये कह सकती हूँ कि स्पर्म बनने ही वाला है, बट ये इसको हम एग्जैक्टली स्पर्म नहीं बोल सकते क्योंकि ये अभी इमोटाइल स्ट्रक्चर है। हमने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है कि जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है ना। ये पीछे उसकी टेल होती है, मैंने कल भी बताया था, वो ऐसे 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 मूव करके आगे को चला जाता है। ठीक है, तो इसका मोटाइल होना जरूरी है। अभी तो ये इमोटाइल स्ट्रक्चर है, इमोटाइल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएशन हो जाएगी। मतलब इस स्टेप में आके क्या होगा, डिफरेंशिएशन।
डिफ्रेंशिएशन होने के बाद यहाँ पे हमारे पास 4 स्पर्म्स बन गए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? कुछ भी नहीं। देखो ध्यान से देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक मेरे पास प्राइमोर्डियल जर्म सेल था। प्राइमोर्डियल जर्म सेल ने क्या किया, वो ट्रांसफॉर्म हो गया स्पर्मेटोगोनियम में। स्पर्मेटोगोनियम की माइटोसिस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मतलब माइटोसिस कर रहा है वो, और वो अपनी बॉडी को मल्टीप्लाई कर रहा है। मल्टीप्लाई कर रहा है, उसने 1 से 2 बना दिए, 2 से 4 बना दिए, बट वो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम में अगर पेरेंट बॉडी थी तो डॉटर सेल उसकी चाहे लास्ट में 4 भी बन गई तो भी वो किस में रहा, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम में ही रहा। इसका मतलब वो माइटोसिस में ही रहा। ठीक है, अब क्या हुआ कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमने एक उठाया, उस एक ने क्या करी, मियोसिस 1 करी। मियोसिस 1 करके उसने 1 से 2 बना दी, क्या बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उस 2 से 4 बन गए। अब यहाँ 2n से n और n आगे आगे जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे मियोसिस चल रही है। मैंने पहले बताया ना थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले, कि अगर 2n to 2n जा रहा है, मतलब अगर पेरेंट बॉडी में 2n है, मतलब डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और उसी से ही वो 2n पे जा रहा है, दैट मीन्स दैट इज माइटोसिस। बट अगर 2n से n और n में डिवाइड हो रहा है, मतलब 1 से 2 और 2 से 4 में जा रहा है, और ऊपर से वो हैप्लॉइड हो गया, इसका मतलब क्या है, वो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 चल रही है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे पास स्पर्मेटिड्स बन गए। बट कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होती थी, क्योंकि ये क्या है, इमोटाइल स्ट्रक्चर है। दिस इज इमोटाइल स्ट्रक्चर। हमें क्या चाहिए था, मोटाइल स्ट्रक्चर। एक्चुअली हमें नहीं, बॉडी को क्या चाहिए था, मोटाइल स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या बन गए, 4 स्पर्म्स। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर आया है, ये क्या है, स्पर्म्स का स्ट्रक्चर आ गया। मतलब क्या हुआ, एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने बन गए हमारे पास, 4 स्पर्म। तो अगर मैं ये बात करूं, आपके पास क्वेश्चन आता है सपोज कि आपको मतलब माइटोसिस इसमें कितनी हो रही है, या एक बार में कितने बन रहे हैं, बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, इस बात पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 3 का क्या हुआ। ये 3 रिजर्वॉयर हो जाते हैं, मतलब स्टोर हो जाते हैं, काइंड ऑफ स्टोर हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, मतलब बाद के लिए छोड़ देते हैं कि फ्यूचर स्पर्म डेवलपमेंट करेंगे, हम अभी नहीं करेंगे, एक बारी बाद में सोचेंगे। सिर्फ एक ये होता है जो इमीडिएटली काम कर लेता है, ये बाद में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का ये प्रोसीजर था। इसके बाद इसको ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, ये हम यहाँ पे खत्म होती है। अगर मैं एक चीज पूछूं कि अगर हमें 100 स्पर्म्स प्रोड्यूस करने हैं, मतलब अगर एक मेल बॉडी को 100 स्पर्म्स प्रोड्यूस करने हैं, तो उसके लिए कितनी बार मियोसिस करनी पड़ेगी, आपका आंसर क्या होना चाहिए, इमीडिएटली आपका आंसर क्या होना चाहिए, 25। मतलब 25 टाइम्स अगर बॉडी में मियोसिस होगी, तब जाके 100 स्पर्म्स प्रोड्यूस होगा। क्योंकि मियोसिस क्या कर रहा है, 1 से 4 बना रहा है, और प्रोसीजर है क्या, एक बारी में कितने होते हैं, 4 ही बनते हैं। तो 25 को अगर 25 टाइम्स होंगी तो 4 की अकॉर्डिंग हमारे पास 100 का रिजल्ट आ जाएगा। मतलब अगर एक बॉडी ने 100 स्पर्म एक ही बार में बनाना है तो 25 टाइम्स उसको मियोसिस करनी पड़ेगी, जिससे कि उसको रिजल्ट ये मिले। ठीक है, तो मैं एक बार ध्यान से मेरी बात सुन लेना फिर से, मैं बार बार चीजों को रिपीट सिर्फ इसलिए कर रही हूँ आपको चीजें क्लियर हो जाए। स्पर्मेटोगोनियम था, स्पर्मेटोगोनियम ने मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लिकेशन फेज थी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोसिस शुरू कर दी। इससे पहले माइटोसिस थी, माइटोसिस थी, इसका मतलब क्या था कि डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड ही रहेगा, माइटोसिस चल रही है। अब यहाँ से मियोसिस शुरू हो गई है। मियोसिस का मतलब क्या है कि 2n से n और आगे n फिर से शुरू हो गया। ये यहाँ पे स्पर्म्स बन गए हैं, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर आपको इसको नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए फटाफट। आई होप ले लिया होगा। देखो अब क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस तो पूरी हो गई, बट अगर मैं बात करूं कि हार्मोनल कंट्रोल कैसा चल रहा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है ना कि टेस्टोस्टेरोन तो काम कर रहा था और भी कोई हार्मोन्स बन रहे होंगे, ऐसे तो ये सब कुछ नहीं हो गया। डेफिनेटली इसके अंदर कुछ कुछ चल रहा होगा। और इतनी बात भी हमें पता है कि ये सब कुछ होता कब है, जब प्यूबर्टी एज आ जाती है। प्यूबर्टी एज आने के बाद ही होता है, इतनी बात भी सबको पता होगी ना।
कि जब प्यूबर्टी एज आ जाती है, 12 to 14 एज शुरू हो जाती है, उसके बाद ये सब ड्रामा सा शुरू हो जाता है कि भाई हमारे पास मैच्योरिटी आनी शुरू हो गई और बहुत सारी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो गए। तो होता क्या है, ब्रेन से सिग्नल मिलता है। सबसे पहले क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस आया, हाइपोथैलेमस सबको पता होगा कहाँ पे लोकेटेड है, हाँ जी एग्जैक्टली ब्रेन में लोकेटेड है ये। अब क्या होगा, हाइपोथैलेमस ना बहुत ज्यादा अमाउंट में, काफी ज्यादा अमाउंट में गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज कर देता है। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, मैं इसके बारे में बताती हूँ, एक बार सिर्फ इतनी बात याद रखो कि हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन में लोकेटेड है वो क्या करता है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, मैं इसकी फुल फॉर्म यहाँ लिख रही हूँ, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको ये रिलीज कर देता है। जब ये रिलीज हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, ये स्टिमुलेट कर देता है आगे पिट्यूटरी ग्लैंड को। मतलब जैसे ही गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड आगे एक्टिवेट हो जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे पास ब्रेन में लोकेटेड है। जैसे ही ये दोनों स्टार्ट होंगे अपना काम करना, तो क्या होंगे, ये दो हॉर्मोन्स को रिलीज करना शुरू कर देगा। अब दो हॉर्मोन्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, दैट वन फर्स्ट इज FSH, सेकेंड वन इज LH। ठीक है, FSH और LH ये क्या करेंगे, हमारे पास FSH जो है वो उसके टारगेट सेल होते हैं, ये दोनों हॉर्मोन्स हैं। हार्मोन का काम क्या होता है, हर एक हार्मोन जो है एक पार्टिकुलर टारगेट सेल पे काम करता है। जैसे कि हमें पता है, ये बातें चलो नहीं पता होंगी, लेकिन जनरली हमने हमारे घर पे ये तो सुना हुआ है ना कि जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि उसकी बॉडी में शुगर लेवल जो है वो मेंटेन होता है। तो एग्जैक्टली काम क्या होता है, इंसुलिन जो है वो कौन बना रहा होता है, पैनक्रियाज बना रहा होता है। अगर पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया या किसी वजह से पैनक्रियाज में कुछ भी खराबी आई कि ग्लूकोज लेवल बॉडी का डिस्टर्ब हो गया, तो क्या होता है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं। इंसुलिन का इंजेक्शन क्या करता है, बॉडी के हार्मोन को बैलेंस कर देता है। मतलब इंसुलिन जैसे ही हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसका एक टारगेट सेल है कौन, पैनक्रियाज पे ही जाके काम करेगा। चलो जी, मतलब इतनी बात समझ में आ गई ना कि एक हार्मोन जो है एक पर्टिकुलर टारगेट सेल पे ही काम करता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। तो वैसे ही FSH जो है वो हमारे पास किस पे काम करता है, FSH काम करता है सर्टोली सेल पे, सर्टोली सेल कल बताया था, और LH काम करता है लेडिक सेल पे। अब बहुत सारे महानुभाव ऐसे होंगे जिनको ये नहीं याद होगा कि भाई कल क्या बताया था, सर्टोली सेल कहाँ था, लेडिक सेल कहाँ था। अब ये बात सुन के बहुत सारे लोगों में स्माइल भी पास हो रही होगी। सुनो मेरी बात ध्यान से कि सर्टोली सेल मैंने कहाँ बताया था, सर्टोली सेल बताया था जहाँ पे वो चीज थी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो सेल थी, आया यार, उसमें क्या था, एक मेल जर्म सेल था और एक सर्टोली सेल था, है ना। सर्टोली सेल क्या कर रहा था, मेल जर्म सेल को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था, और लेडिक सेल कहाँ आया था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड पे लेडिक सेल आया था, जो क्या कर रहा था, टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन को बना रहा था। ठीक है, आज मैं फिर से वही बात कर रही हूँ कि लेडिक सेल ने LH हार्मोन ने लेडिक सेल को बना दिया, FSH ने सर्टोली सेल को बना दिया। अब सर्टोली सेल क्या करता है, ABP को रिलीज कर देता है, और लेडिक सेल क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कर देता है। अब आप सोच रहे होगे कि ये क्या शॉर्ट फॉर्म्स लिखे जा रहे हैं मैडम, है ना, तो मैं इसके बारे में बता देती हूँ। ये क्या है, देखो ये जो है ABP है, ABP का मतलब यहाँ पे क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। इसका काम क्या होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का, जो सर्टोली सेल जिस पे काम कर रहा है, सर्टोली सेल इसको रिलीज करवाता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का काम, सबसे बड़ा काम इसका क्या है कि बॉडी में जहां पे भी टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है उसको एक्यूमुलेट करके रखेगा, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करके रखेगा, ताकि उसका लेवल जो है बॉडी में हमेशा मेंटेन रहे। ऑब्वियस सी बात है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर बॉडी में मेंटेन रहेगा तो स्पर्म फॉर्मेशन करेक्ट टाइम पे उसी हिसाब से होती रहेगी, ठीक है ना। तो क्या होता है, FSH और LH, अच्छा इसकी फुल फॉर्म बता दूं, ये हो गया हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH क्या हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है जी, तो क्या होता है हमारे पास, ये इधर से ABP रिलीज हो गया, इधर से ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो गया। अब टेस्टोस्टेरोन कई बार ये सर्टोली सेल के थ्रू भी हो रहा होता है, क्योंकि काम तो उसका कहीं ना कहीं वहीं आ रहा होता है। क्या काम आ रहा होता है, हमने कल भी पढ़ा था ना, सर्टोली सेल मेल
जर्म सेल को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। अब उसको न्यूरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, इसका क्या मतलब है, क्योंकि मेल जर्म सेल तो टेस्टोस्टेरोन ही बना रही थी, मतलब स्पर्म पे ही काम कर रही थी, तो कहीं काइंड ऑफ वही चीज आ जाती है। अब एबीपी का काम क्या है, एबीपी का काम फिर से वही आ जाता है कि ये जो है ये टेस्टोस्टेरोन को एक्यूमुलेट करने में हेल्प कर रहा होता है, एक्यूमुलेशन, ताकि जो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन है, मतलब जो ये है, इसका लेवल जो है मेंटेन रहे। ठीक है, मैंने पहले बताया कि हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जैसे ही गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, उसके बाद वो क्या कर देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में से पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेज देता है कि भाई तू आगे काम अपना शुरू कर दे। पिट्यूटरी ग्लैंड ने 2 हार्मोन्स को रिलीज कर दिया, आप साथ के साथ इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। पिट्यूटरी ग्लैंड ने एफएसएच और एलएच को रिलीज कर दिया। एफएसएच ने अपने टारगेट सेल पे काम किया, दैट इज सर्टोली सेल, और उसका है लेडिग सेल। सर्टोली सेल क्या रिलीज कर देगा, एबीपी दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और लेडिग सेल क्या कर देगा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, एबीपी का काम भी क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन एक्यूमुलेशन, तो इधर से भी ये बन रहा है, इधर से भी ये बन रहा है, बट ये कब तक बनता है, एक सर्टेन लिमिटेड टाइम तक। आपकी जो सबसे मेन चीज यहाँ पे याद रखने वाली है वो क्या है कि लाइफ टाइम ये सब होता थोड़ी रहता है, ये एक टाइम पे आके रुकेगा भी सही भाई साहब। क्या होता है देखो, जैसे जो ह्यूमन की बॉडी है, मेल की बॉडी, जब एक टाइम पे एक दिन में वो 100 मिलियन स्पर्म एक बार में बना रही है, ठीक है, बट क्या होता है कि 60 to 75 की एज जब आती है ना, तब ये वाली जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसीजर जो पहले बताया, वो धीरे धीरे उसकी रेट स्लो हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने फीमेल में भी सुना हुआ मेनोपॉज आ जाता है, 45 के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मेल की बॉडी में भी तो कुछ ना कुछ होता होगा, तो मेल की बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस का जो रेट होता है वो स्लो हो जाता है। इसका मतलब ये है कि स्पर्म फॉर्मेशन धीरे धीरे कम होने लगती है, होती है बट कम हो जाती है काइंड ऑफ। तो अब मैं ये बात कर रही हूँ कि हाइपोथैलेमस हमेशा ही टेस्टोस्टेरोन बनाता रहेगा, तो एक टाइम पे आके बॉडी में स्पर्म जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में बन जाएगा। अब क्या होगा, अगर ऐसा होता है कि बॉडी में जितना लेवल टेस्टोस्टेरोन बनने का चाहिए था वो बन गया, एक बार में बन गया, अब क्या होगा कि जैसे मान लो एक बार में बन गया, तो क्या होगा, यहाँ पे जो टेस्टोस्टेरोन है बन गया, ठीक है। अब क्या करेगा बॉडी, सर्टोली सेल यहाँ से, बहुत ध्यान से सुनना, सर्टोली सेल यहाँ से इनहिबिन नाम के हार्मोन को रिलीज कर देगा। इनहिबिन, ये इनहिबिन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके सिग्नल देगा, और इस इनहिबिन, कहीं पे बात सुनी होगी ना, इनहिबिन का मतलब रोकना। इनहिबिन जैसे ही रिलीज करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजेगा कि बस भाई बहुत हो गया, टेस्टोस्टेरोन जितना बॉडी को चाहिए था बन गया, और नहीं चाहिए उसको। इनहिबिन जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेज देगा कि बस बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो चुकी है, और उसको एबीपी के टेस्टोस्टेरोन की इसकी जरूरत नहीं है और नहीं बनाना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड वहां पे क्या करेगा, जो वो एफएसएच एलएच को बनाना शुरू कर रहा था, वो उनको क्या करेगा, धीरे धीरे थोड़ा रोक देगा। फिर जैसे ही उसको लगेगा कि अच्छा अब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना शुरू हो गया, फिर से वो चीजें स्टार्ट कर देगा। फिर इनहिबिन तो साइड हट जाएगा, इनहिबिन कहता है अब नहीं, बस अब मैं नहीं जाऊंगा। अब पिट्यूटरी ग्लैंड फिर से एफएसएच एलएच को रिलीज करना शुरू कर देगा। जैसे ही सर्टोली सेल इनहिबिन को रिलीज कर देता है, वैसे ही टेस्टोस्टेरोन भी जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास भी चला जाता है, और वो हाइपोथैलेमस के पास भी चला जाता है, ठीक है। जैसे होता है ना कि सिफारिश लेके चले गए कि भाई ऐसे ऐसे कर दो, तो भाई वैसे ही सर्टोली सेल ने, तो सर्टोली सेल के पास तो एक उसका सेनापति था कि भाई इनहिबिन तू जा, तू सीधा वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड को बोल दे, लेकिन टेस्टोस्टेरोन को पिट्यूटरी ग्लैंड के पास भी जाना पड़ता है और हाइपोथैलेमस के पास भी जाना पड़ता है, और क्या संदेशा लेके जाना पड़ता है, काइंड ऑफ एक नेगेटिव संदेशा लेके जाना पड़ता है कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, अब तुम्हें अपना काम बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे भी वो नेगेटिव संदेशा लेके जा रहा है, यहाँ पे भी वो नेगेटिव संदेशा लेके जा रहा है, तो इसको हम ये बोल देंगे कि ये नेगेटिव फीडबैक लेके जा रहे होते हैं। क्या फीडबैक लेके जा रहे होते हैं कि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो एक टाइम पे आके, एक सर्टेन टाइम पे आके रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो चुकी है, मतलब इनफ लेवल हो चुका है बॉडी में। जब ये हो चुका होता है तो वो नेगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ले जाते हैं। जैसे ही उनके पास ये संदेशा पहुंच जाता है, ये सिग्नल पहुंच जाता है कि बॉडी में लेवल पूरा हो चुका है, तो वो क्या करते हैं, एफएसएच और एलएच को रोक देंगे, एक टाइम के लिए रोक देंगे, या उनको थोड़ा सा धीरे कर देंगे कि भाई अपना काम धीरे धीरे करो, या बिल्कुल रोक दो कि अब तो बहुत ज्यादा हो गया। ये धीरे करेंगे तो ये बनने कम हो जाएंगे, फिर जब ये कम हो जाएंगे तो इनहिबिन भी साइड हो जाएगा और अपना संदेशा वापस भी ले लेगा, फिर वो अपना काम शुरू कर देगा। आई थिंक इसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैंने जो
बात करी है वो ये करी है कि ये दोनों चीजें जो हैं ये दो हार्मोन बना रही है। ये दो हार्मोन अपने अपने टारगेट सेल पे काम कर रही है, दैट इज सर्टोली सेल एंड लेडिज सेल। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो टेस्टोस्टेरोन एक्यूमुलेशन में काम करता है वो बना रहा है, लेडिज सेल टेस्टोस्टेरोन बना रहा है। ये सिर्फ तब तक बनाएंगे जब तक बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे ही बॉडी में उसका लेवल मेंटेन हो जाएगा, मतलब एक इनफ लेवल तक वो पहुंच जाएगी, जब लगेगा कि बॉडी में इसका लेवल कंप्लीट हो गया, जितना टेस्टोस्टेरोन बॉडी को चाहिए था उतना बन चुका है, तो फिर वो क्या करेगा कि बस अब और नहीं चाहिए, चलो जी अब हम क्या करेंगे, अब हम नेगेटिव फीडबैक दे देंगे, हम बोल के आएंगे भाई बस करो अपना काम, क्योंकि मेन तो तुम्हें दिख रहा है कि मेन तो ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, हमने अभी इसमें ये देख लिया कि मेन काम इसी का है, मेन काम यही कर रहा है। अगर बॉडी को नीड है तो ये हार्मोन रिलीज कर देगा, अदरवाइज नेगेटिव फीडबैक जाके उसको रोक देगा कि बस बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज रह गई है हमारी, ये देखो टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे बन गया, इसने ये बना दिया, मतलब यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ से स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब यहाँ पे ये सारा काम धाम शुरू हो गया। मतलब मैंने बोला क्या था कि ये दोनों थे, इन दोनों ने ये सेल जो हार्मोन थे ये रिलीज किए, हार्मोन रिलीज करने के बाद टारगेट सेल पे अटैक किया, अटैक करने के बाद इसने क्या किया, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाया इसने टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी एग्जैक्टली कर क्या रहा था, टेस्टोस्टेरोन को ही एक्यूमुलेट कर रहा था, और ये टेस्टोस्टेरोन बना रहा था। अगर ज्यादा बन जाता है तो ये उनको वापस भेज देता है कि भाई बस करो और मत बनाओ, और दोनों का काम क्या है टेस्टोस्टेरोन का, स्पर्म फॉर्मेशन करना। तो आई थिंक सबको क्लियर होगा ये। तो ये था हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी इससे पहले हमने पढ़ लिया कि स्पर्म फॉर्मेशन मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस हुई कैसे थी, कल पढ़ लिया था रिप्रोडक्शन की इंट्रोडक्शन और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज की ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है और कल हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।